देखिए आज के वीडियो में जो विवर्तन के छोटे छोटे पॉइंट बचे हैं हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने विवर्तन क्या था ये समझ लिया। विवर्तन कितने प्रकार का है? दो प्रकार का, एक फ्रेजनल विवर्तन, एक फ्रॉनहोफर विवर्तन। और फिर जो हमारा मेन बड़ा टॉपिक था वो था फ्रॉनहोफर विवर्तन ड्यू टू सिंगल स्लिट, एकल झिल्ली के द्वारा फ्रॉनहोफर विवर्तन, और उसको पूरा हमने एक्सप्लेन कर लिया और उसका न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला भी निकल करके आ गया था। जो केंद्रीय फ्रिंज बनती है उसकी चौड़ाई अक्सर पूछता है एग्जाम में, तो उसकी चौड़ाई के लिए हमने फॉर्मूला भी ड्राइव कर दिया। अब आ जाते हैं इसमें छोटे छोटे पॉइंट। छोटे छोटे पॉइंटों में जैसे विवर्तन में हम तीव्रता की बात कर रहे हैं कि भाई विवर्तन में जो तीव्रता का ग्राफ आप खींचोगे, जैसा कि आपने व्यतिकरण में खींचा था, उस तीव्रता के ग्राफ को वेवलेंथ के साथ कैसे शो करोगे? तो पहले हम तीव्रता की बात करते हैं। तो विवर्तन में तीव्रता ग्राफ की बात करते हैं। जो विवर्तन प्रतिरूप हमें प्राप्त हो रहा है उसमें हम तीव्रता ग्राफ खींचने की बात करते हैं। देखिए इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि किन पॉइंटों पर मैक्सिमम आ रहा था और किन पॉइंटों पर मिनिमम आ रहा है, और यहीं से आपका वो पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में होने चाहिए, व्यतिकरण में भी और विवर्तन में भी। तो उन दोनों बातों को मैं लेकर के यहां चल रहा हूं। देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अगर हम बात करें व्यतिकरण की, तो ये व्यतिकरण के लिए है और इधर विवर्तन के लिए है। हालांकि अभी हमें व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर भी बताना है, आज ही इसी वीडियो में हम उसके अंतर पे बात भी करेंगे, लेकिन फिलहाल ये अंतर की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अंतर भी इसी तरीके से देते हैं। फिलहाल जो बात कर रहे हैं हम वो न्यूमेरिकल्स के लिए बात कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स में क्या दिखाना है हमें? जैसे आप व्यतिकरण में बात करते थे कि भाई व्यतिकरण में अगर दीप्त फ्रिंज बन रही हो, तो मैंने बस एक ही बात बताई थी कि पाथ डिफरेंस को बराबर रख दिया करना दीप्त फ्रिंज के लिए n लैम्डा के बराबर। इसका मतलब अगर आपकी फ्रिंज दीप्त है तो दीप्त फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस व्यतिकरण में आता था xd/d, और आप उसको बराबर रख देते थे n लैम्डा की। लेकिन ध्यान ये रखना था क्योंकि यहां पर अलग से कोई चीज एक्सप्लेन नहीं की जाती थी, केंद्रीय बिंदु को अलग से एक्सप्लेन नहीं करती थी। विवर्तन में केंद्रीय वाली जो फ्रिंज होती है उसको अलग से एक्सप्लेन किया जाता है। इसलिए इसी फॉर्मूले में n की जो वैल्यू होती थी वो 0 से शुरू होती थी, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। यानी अगर हम यहां से पाथ डिफरेंस की बात करें तो 0 या फिर लैम्डा या फिर 2 लैम्डा या फिर 3 लैम्डा और डॉट डॉट डॉट, इतने पथांतर की बात करें, इस पथांतर के लिए हमेशा दीप्त फ्रिंज बनती थी। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। व्यतिकरण की बात कर रहा हूं। अगर बात करें आप अदीप्त की, अदीप्त का मतलब डार्क, तो फिर से इसी पथांतर को जो निकल के आता xd/d, तो फिर हम क्या करते थे, इस xd/d को बराबर रख देते थे 2n-1 और λ/2। लेकिन अब यहां जो n था अब वो 0 से शुरू नहीं होता था। वहां पे 0 से क्यों शुरू किया उस बात को मैं बार बार जोड़ देता हूं, क्योंकि देखो ये चीज ऐसी होती है कि नॉर्मल चीजें हैं। बच्चे के दिमाग में क्या आता है, कभी कभी बस इमेज बनी रह जाती है कि 0 कभी 1, और वो ये कंफ्यूज हो जाता है कि कहां 0 से था कहां 1 से था, या फिर सबको या तो 1 से कर देता है या सबको 0 से कर देता है। थोड़ा सोचने की कोशिश करिए, व्यतिकरण प्रतिरूप पर जाइए, जो पैटर्न बन रहा था उस पर जाइए। तो पैटर्न में केंद्र पे हमेशा दीप्त बनती है, केंद्र का मतलब 0, इसलिए दीप्त फ्रिंज के लिए n 0 से शुरू हुआ। बात समझ गए ना? अब अदीप्त की बात करोगे, अब अदीप्त में थोड़ी 0 यानी केंद्र पर अदीप्त थोड़ी बन रही है, बल्कि वो तो केंद्र के ऊपर या नीचे बनती है। इसलिए यहां n की शुरुआत 0 से नहीं होगी, यहां पर जो n की शुरुआत होगी तो n इक्वल टू यहां 1 2 3 4 डॉट 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 होना चाहिए। तो ये चीज क्लियर रहनी चाहिए। अगर आपके माइंड में व्यतिकरण प्रतिरूप रहेगा क्लियर, तो फिर कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, आपसे गलत नहीं हो सकता। भले आप उसको 2 साल बाद ध्यान करोगे तब भी अपने आप आ जाएगा कि हाँ भाई वहां 0 होना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय फ्रिंज हमेशा हमारी दीप्त होती है, इसलिए शुरुआत 0 से करनी चाहिए। और यहाँ पे केंद्र में अदीप्त फ्रिंज नहीं बनती, इसका मतलब उसकी शुरुआत ऊपर से हो रही है, तो वहां पे 1 होना चाहिए। भाई 0 का मतलब तो केंद्र के लिए हो गया ना। अब अगर आप यहां से
पथांतर की बात करोगे, पथांतर निकालने की बात करोगे तो पथांतर क्या आएगा, यहाँ n की जगह 1 लगाओगे तो लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 और इसी तरह से आता चला जाएगा। मैं इसको क्यों लिख करके चल रहा हूं, टॉपिक हमारा विवर्तन चल रहा है, फिर भी मैं व्युत्क्रम को साथ में घसीट रहा हूं। क्यों घसीट रहा हूं? जिससे आप कंपैरिजन कर सकें, जिससे भूलने वाली चीज कम हो। अब बात आती है विवर्तन की, कि इसी चीज को हम विवर्तन में देखना चाहते हैं। तो विवर्तन के लिए बात करेंगे तो विवर्तन के लिए पहली बात तो 3 बातें की जाएंगी, क्योंकि विवर्तन में हमने जो एक्सप्लेन किया था वो भी 3 पॉइंटों में किया था कि दीप्त फ्रिंज अलग, अदीप्त अलग और केंद्रीय फ्रिंज अलग। हालांकि वहां वैसे तो 2 कैटेगरी में बांटा गया उसको। जो केंद्र वाली होती है उसको कहते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट, और उसके अलावा जितनी भी होती है उनको कहते हैं द्वितीयक, सेकेंडरी। अब उस द्वितीयक में कुछ तो होती है दीप्त और कुछ होती है अदीप्त, लेकिन वहां जो पार्ट डिफरेंस आता था वो XD/D नहीं आता। वहां जो पार्ट डिफरेंस आता है वो A sin थीटा आता था, यानी वहां पर जो पथांतर था वो A sin थीटा था। तो अब अगर मैं बात करूं किसके लिए, द्वितीयक दीप्त के लिए, किसकी बात करूं, द्वितीयक दीप्त फ्रिंज के लिए। अब आपको भी द्वितीयक बात समझ गए ना, केंद्र के अलावा सारी फ्रिंजें द्वितीयक नाम से जानी जाती है। द्वितीयक का मतलब यह मत समझ लेना कि दूसरी फ्रिंज, उसके लिए तो अलग से लगाएगा फिर, प्रथम द्वितीयक या इसका मतलब पहली फ्रिंज, द्वितीय द्वितीयक इसका मतलब दूसरी फ्रिंज, तृतीय द्वितीयक इसका मतलब तीसरी फ्रिंज। बल्कि द्वितीयक वर्ड तो यहां पर यह बता रहा है कि केंद्र के अलावा जो फ्रिंज बन रही है वो सेकेंडरी है, वो द्वितीयक है। तो फिलहाल हम द्वितीयक दीप्त फ्रिंज की बात करें तो हमारा पार्ट डिफरेंस होता था A sin थीटा। लेकिन मैंने एक चीज बताई थी आपको कि इसमें फॉर्मूले बदल जाते हैं, ऐसे भी रख के काम चला सकती हो आप। फॉर्मूले बदलने का मतलब क्या था कि जो आप n लैम्डा रखते थे वो दीप्त के लिए रखते थे व्युत्क्रम में, लेकिन अब n लैम्डा किसके लिए हो जाएगा, अदीप्त के लिए हो जाएगा। और 2n - 1 लैम्डा बाई 2 किसके लिए रखते थे, अदीप्त के लिए, और वो दीप्त में चला जाएगा, लेकिन माइनस नहीं होगा बल्कि प्लस में जाएगा। इसका मतलब इसके लिए अब आपको रखना होगा 2n + 1 लैम्डा बाई 2। ये हुआ, ये भी मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, यानी माइनस क्यों नहीं लिया, प्लस क्यों लिया, इस बात को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन हाँ, एक बेसिक आइडिया आपको लग गया कि भाई हमें करना ऐसे है। पहली बात तो फॉर्मूलों को बदल देना है और उसमें माइनस की जगह क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है। अब इससे अगर आप n की जगह पे, अब n की वैल्यू 1 2 3 4 डॉट, लेकिन अब आप n की जगह 1 लगाओगे तो अब आपका जो शुरुआत होगी पथांतर की वो 2 1 3 तो 3 लैम्डा बाई 2 से होगी, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 और डॉट। इसमें लैम्डा बाई 2 नहीं आया, क्यों नहीं आया उस बात को भी बताएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं किसके लिए, अदीप्त के लिए। तो अदीप्त जो होगी वो भी सेकेंडरी है, तो द्वितीयक अदीप्त। अब द्वितीयक अदीप्त की बात करोगे तो फिर से वही पार्ट डिफरेंस है भाई, कितना A sin थीटा। अब किसके बराबर रख देंगे उसको, n लैम्डा के बराबर रख देंगे, ठीक है। अदीप्त के लिए फिर से आपने इतना रख दिया उसको। अब n लैम्डा के बराबर रख दिया, n की वैल्यू 1 से शुरू होती है, तो n = 1 2 3 4 5 डॉट। तो फॉर्मूले बदल गए, यानी हमें पाथ डिफरेंस को बराबर रखना है। एक बार n लैम्डा के लिए, एक बार 2n - 1 लैम्डा बाई 2 कह लो या +1 लैम्डा बाई 2 कह लो, लेकिन इतना ध्यान रखो व्युत्क्रम में जो दीप्त के लिए वहां पे वो अदीप्त के लिए, यहां पर जो अदीप्त है वहां पे वो दीप्त है, सही है। ऐसे थोड़ा याद रखोगे, 2-4 न्यूमेरिकल करोगे। जब तक हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते तब तक फॉर्मूले माइंड में नहीं रह सकते कभी भी। तो 4-6 न्यूमेरिकल जब तुम सॉल्व करोगे तो अपने आप न्यूमेरिकल के लिए तुम्हें फॉर्मूला ध्यान रखेगा, ठीक है भाई। अब हम बात कर रहे थे कि भाई तीव्रता का ग्राफ बनाइए, जैसा ग्राफ हमने इसमें व्युत्क्रम में बनाया था उसी तरीके का। एक चीज और हमने पढ़ी इसमें, जब हमने केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई निकाली तो ये बताया कि जो केंद्रीय फ्रिंज बनती है वो और फ्रिंजों की तुलना में विवर्तन में डबल बनती है, दुगनी विड्थ की होती है, वो डबल चौड़ाई की होती है। तो इस बात को भी हमें समझ और ध्यान रखना होगा, सही है। केंद्रीय फ्रिंज हमेशा डबल विड्थ की होती है, किसमें, विवर्तन में।
जबकि व्यतिकर्ण में सभी फ्रिंजें सेम विड्थ की होती थी। आपने दीप्त भी निकाली, अदीप्त भी निकाली, सबकी विड्थ सेम आती थी, बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन। तो अब चलिए अब ग्राफ की बात करते हैं। एक लाइन खींच लेंगे और लाइन पर जो डिस्टेंस होगी उसको वेवलेंथ के टर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो आपने ऐसे करके दिखा दिया। इस पर आप तीव्रता की बात कर रहे हैं, इधर हम तीव्रता लेकर के चल रहे हैं और इस पे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और डिस्टेंस को वेवलेंथ के टर्म में हम लेकर के चल रहे हैं। तो वेवलेंथ के टर्म में लेके चलेंगे तो भाई यहाँ तो 0 है, इसके बाद आपका कहीं ना कहीं लैम्डा आएगा, उसके बाद आपका 2 लैम्डा आएगा, उसके बाद 3 लैम्डा आएगा, 4 लैम्डा आएगा, और थोड़ा दूर दूर बनाओगे तो और भी अच्छा बनेगा। ऐसे इधर भी दिखा दोगे आप, इसे माइनस में ले सकते हो। इस तरह से अब बीच में वो लैम्डा बाई 2 वाला सिस्टम आता है, तो बीच में लैम्डा बाई 2 वाला सिस्टम तो ऐसे करके दिखाओगे, ये लैम्डा बाई 2 रहेगा यहाँ, और यहाँ दिखाओगे तो माइनस का लैम्डा बाई 2 रहेगा। ऐसे ही अब यहाँ दिखाओगे तो इनके बीच में 3 लैम्डा बाई 2, और यहाँ पे दिखाओगे तो माइनस का 3 लैम्डा बाई 2, यहाँ दिखाओगे तो 5 लैम्डा बाई 2, और यहाँ पे 7 लैम्डा बाई 2, और इसी तरीके से इनके बीच में दिखाओगे तो माइनस का 5 लैम्डा बाई 2। माइनस साइन बस ये बता रहा है कि एक्स एक्सिस उधर है तो माइनस एक्स एक्सिस है, बाकी उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। और ये माइनस का 7 लैम्डा बाई 2। आप चाहे थोड़ा दूर दूर और बना सकते हो, और अच्छा बनाना है तो उसको बड़ा करके भी उसको शो कर सकते हो आप, ठीक है। अब भाई बनाने की बात करते हैं, तो पहले हम बनाना तो यहां से पड़ेगा। तो देखिए दीप्त कहां कहां दिख रही है आपको, 3 लैम्डा बाई 2 पे, 5 लैम्डा बाई 2 पे, 7 लैम्डा बाई 2 पे, इन पे दीप्त है। इसका मतलब 5 लैम्डा बाई 2 कहां है, 3 लैम्डा बाई 2 पहला, इस पे दीप्त है, यानी इस वाली लाइन पे दीप्त आएगी। 5 लैम्डा बाई 2 यानी यहां पर दीप्त आएगी, इस पे दीप्त आएगी। 7 लैम्डा बाई 2 यानी यहां पे दीप्त आएगी। ऐसे इधर ले लेता हूं, कहां गया, ये रहा 3 लैम्डा बाई 2, यहां पे दीप्त आएगी, 5 लैम्डा बाई 2 पे दीप्त आएगी, और 7 लैम्डा बाई 2 पे दीप्त आएगी। ऐसा आप सोच रहे होंगे सर ने ये थोड़ा एक बड़ा लिया, एक छोटा, और ऐसे इधर, ऐसा इसलिए लिया है क्योंकि आप कहते हो कि इंटेंसिटी जो होती है दीप्त फ्रिंजों की इंटेंसिटी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं वो कम होती चली जाती है, जबकि व्यतिकर्ण में ऐसा नहीं था। व्यतिकर्ण में सबकी जो तीव्रता होती थी वो एक जैसी होती, इसलिए अब हम जो तीव्रता को ऊपर ले जाते थे ग्राफ बनाने के लिए, उसको भी उसी तरह से ले जाना है कि बीच में सबसे ज्यादा, फिर आगे वाली पे थोड़ा उससे कम, फिर अगली वाली और उससे कम, फिर अगली वाली उससे और कम, इस तरीके से, ठीक है। और सेंटर में तो दीप्त बनती है, वो आप जानते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अब अदीप्त की बात करते हैं। अदीप्त कहां कहां आ रही है सर, अदीप्त यानी n लैम्डा पर तो आप उसको n की वैल्यू 1 लगाओगे तो लैम्डा हो जाएगा, 2 लैम्डा हो जाएगा, 3 लैम्डा हो जाएगा, 4 लैम्डा, और इन पे ये कैसी बनेगी, अदीप्त बनेगी। तो लैम्डा यानी यहां पर अदीप्त आएगी, पहली वाली अदीप्त इस जगह पे आएगी, और इधर पहली वाली अदीप्त ये माइनस लैम्डा यहां आएगी। तो अगर आप पहले वाला जो ग्राफ बनाओगे वो डबल हो गया, वो दिखेगा भी तुम्हें। तो कैसे दिखेगा आपको, आपको यहां पे अदीप्त लेके आना है और 0 पे दीप्त करना। मान लो यहां तक आई इंटेंसिटी, तो आप यहां से इसको ऐसे करके लाओगे, ये ऐसे होगा, और इधर इतने पे लैम्डा पे, यहां भी लैम्डा पे, तो यहां पर भी आप इस तरह से लाओगे और लैम्डा पे आकर के 0 हो जाएगा, ये अदीप्त हो जाएगा, ठीक है। अब दीप्त कहां होनी है, अब दीप्त होनी है 3 लैम्डा बाई 2 पे। तो 3 लैम्डा बाई 2 पे अब आप उसको यहां से ऐसे करके दिखा दोगे। अब यहां पे आकर के उसे नीचे ले आओगे और 5 लैम्डा बाई 2 पे फिर ऊपर ले जाओगे, और फिर यहां नीचे ले आओगे और 7 लैम्डा बाई 2 पे फिर से आप उसको ऊपर ले जाओगे और फिर से आप उसको नीचे ले आओगे। तो हमें ये दिखाना था कि भाई जो तीव्रता है धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, इसीलिए हमने पहले प्लानिंग बना करके अपना उनको लैम्डा के टर्म में डिस्टेंस को कर लिया और फिर बड़ी इजीली तरीके से करते चले गए। और पहले से ही आप उसको ये लाइन भी पहले से ही लगा लो
कि भाई ये फिर उससे कम, जिससे कि हमारे ग्राफ में कहीं कोई दिक्कत ना। जैसा कि हमने व्यतिकरण में सभी को सेम हाइट का कर लिया था और फिर वहां तक उसको बनाया था। और इसी प्रकार से आप यहाँ पे लाइए, अब 3 λ/2 तो 3 λ/2 तो डीप है, तो इसका मतलब ऊपर ले जाना पड़ेगा यहाँ तक। तो आप ये ऊपर लेके आओगे इस जगह तक, फिर यहाँ नीचे, फिर यहाँ ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि इनकी जो विड्थ है और सेंटर वाली जो विड्थ है उसके कंपैरिजन में डबल दिख रही है। सही है ना? सेंटर वाली जो विड्थ दिखाई दे रही है आपको उसके कंपैरिजन में कैसी दिखाई दे रही है? डबल दिखाई दे रही है। तो ये है विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता का ग्राफ। ठीक है, और साथ ही साथ हमने ये भी समझ लिया भाई, फॉर्मूलों से हमारा ये भी एक आइडिया लग चुका है कि कोई न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे हो जाना है। ठीक, अब इसके बाद अब उस चीज को भी हमें समझना है कि भाई कई बार पूछा गया व्यतिकरण और विवर्तन में कोई अंतर बताइए। कोई 2 अंतर पूछ लेता है, कभी कभी 4 अंतर पूछ लेता है। तो हमें उनके डिफरेंस भी पता होने चाहिए कि व्यतिकरण और विवर्तन में डिफरेंस क्या रहते हैं। हालांकि देखो हमने व्यतिकरण को भी पढ़ लिया और विवर्तन को भी पढ़ लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमें पता नहीं है उनके बारे में, पता हमें सब कुछ है। बस करना क्या है, उसको सिस्टेमेटिक में पॉइंट वाइज लिख देना है। तो ज्यादातर होता क्या है, ज्यादातर शुरुआत करते हैं हम डेफिनेशन से। जब भी किन्हीं चीजों में अंतर बताते हैं तो पहले पॉइंट में उनकी परिभाषा दे दी जाती है, फिर दूसरे पॉइंटों में जो जो तुम्हें लग रहा हो, जो चीज आपने उसके बारे में पढ़ी हो उसको बताते चले जाइए। तो देखिए मैं यहीं पर आपको बताता जा रहा हूं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो थ्योरी में हम वैसे ही उसको समझ सकते हैं। तो व्यतिकरण की बात करें तो व्यतिकरण में आप क्या बताओगे? पहले पॉइंट में आप बताओगे कि इसमें 2 प्रकाश स्रोत होते हैं और वो भी एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। तो 2 एक वर्णीय प्रकाश स्रोतों से चल के किरणें आपस में क्या करती हैं? सुपरइम्पोज्ड होती है और व्यतिकरण प्रतिरूप आपको प्राप्त होता है। व्यतिकरण की घटना होती है, यानी कुछ पॉइंटों पर तीव्रता अधिकतम हो जाती है और कुछ पॉइंटों पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। अब बात करते हैं विवर्तन की। विवर्तन में कभी भी 2 स्रोतों से नहीं आती है, बल्कि एक ही तरंगाग्र से चलती है। वो तरंगाग्र के पैटर्न पर डिपेंड करता है। और वास्तव में विवर्तन कुछ नहीं है। विवर्तन तो केवल ये होता है कि प्रकाश जो है वो किसी किनारे से मुड़ गया है। भाई विवर्तन क्या है? प्रकाश का किसी किनारे से मुड़ जाना विवर्तन है। लेकिन रियल में जो पैटर्न दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे वो तो किसकी वजह से है? वो तो व्यतिकरण की वजह से है ना। यानी विवर्तन में भी व्यतिकरण होता है। जो फ्रिंजें बनती हुई दिख रही हैं तुम्हें स्क्रीन पे, ये जो पैटर्न तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है ये व्यतिकरण की वजह से दिख रहा है उसपे। अब व्यतिकरण में होगा क्या? लेकिन अब यहां 2 स्रोत नहीं होते, बल्कि एक ही तरंगाग्र आया था उस स्लिट पे। जैसे आपने उसमें ये स्लिट ली थी जिसका नाम दिया था AB और उसकी विड्थ थी A। तो जब तरंगाग्र इस पर आया था तो हम उस तरंगाग्र का ही ले लेते थे कि इसके कुछ पोर्शन से जाने वाली और बचे हुए पोर्शन से जाने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं आपस में व्यतिकरण करती हैं। वो होता है आपका विवर्तन। इसका मतलब पहले पॉइंट में आप बता सकते हो कि व्यतिकरण में 2 तरंगें, 2 अलग अलग स्रोतों से चलकर के तरंगें आपस में सुपरइम्पोज्ड होती हैं और व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। और जबकि विवर्तन में आप बताओगे कि एक ही तरंगाग्र के अलग अलग बिंदुओं से चल के तरंगें आपस में व्यतिकरण करने के बाद विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरी बात आप ये बता सकते हो, व्यतिकरण में सभी फ्रिंजें समान आकार की होती है। लेकिन इसमें भी एक चीज ध्यान देना, कभी कभी तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछता है। आप कभी भी ये मत रखो कि व्यतिकरण में सभी फ्रिंजें समान आकार की होती है। समान आकार की होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन तब होती है जब सोर्स आपने एक वर्णीय लिया है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया तब तो समान आकार की होंगी, क्योंकि फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। अगर स्रोत आपने एक वर्णीय लिया है तो डेफिनेटली व्यतिकरण में जो फ्रिंजें बनेंगी वो समान विड्थ की बनेंगी, उनकी जो चौड़ाई होगी वो एक जैसी होगी, चाहे वो दीप्त हो चाहे अदीप्त हो। लेकिन अगर आपने उसको व्हाइट लाइट का सोर्स ले लिया तो व्हाइट लाइट का सोर्स ले लोगे तब तो फ्रिंजें कलर्ड हो जाएंगी, और फ्रिंजें जब रंगीन बन जाएंगी तो वो तो वेवलेंथ पर डिपेंड करने लगेंगी।
अब वेवलेंथ आप जानते हो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होती है। लाल कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसका मतलब लाल कलर की जो फ्रिंज बनेगी उसकी चौड़ाई भी ज्यादा होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि व्यतिकरण में फ्रिंजें समान आकार की भी हो सकती हैं और समान आकार की नहीं भी हो सकती हैं। कंडीशन बता दी मैंने, अगर प्रकाश स्रोत एक वर्णीय होगा तो समान आकार की होंगी, लेकिन अगर प्रकाश स्रोत आपका व्हाइट होगा, श्वेत प्रकाश का स्रोत होगा, तो फिर फ्रिंजें अलग अलग आकार की होंगी। अब आ जाएगी विवर्तन में। विवर्तन में कभी भी जो फ्रिंजें होगी वो समान आकार की बनी नहीं सकती है, चाहे स्रोत एक वर्णीय ले लो चाहे फिर आप व्हाइट लाइट का ले लो। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि केंद्रीय फ्रिंज जो होती है वो हमेशा डबल आकार की होती है, जो सेंटर वाली फ्रिंज बनती है वो हमेशा डबल बिट की होती है। इसलिए आपका जो दूसरा पॉइंट है वो क्लियर हो गया कि भाई व्यतिकरण में फ्रिंजें समान आकार की हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, वो डिपेंड करेगा प्रकाश स्रोत पे। लेकिन विवर्तन में तो कभी भी वो समान आकार की हो ही नहीं सकती, क्योंकि केंद्रीय फ्रिंज हमेशा औरों से डबल होती है, इसलिए समान आकार की नहीं हो सकती। तो दूसरा पॉइंट क्लियर है। तीसरी बात में आप तीव्रता वाली बात बता सकते हो, क्योंकि साफ दिख रहा है तुम्हें भाई व्यतिकरण प्रतिरूप साफ दिख रहा है, आपको विवर्तन प्रतिरूप साफ दिखाई दे रहा है। आप बता सकते हो व्यतिकरण में, आप बता सकते हो कि इसमें जो दीप्त फ्रिंजें बनती हैं सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान होती है, जबकि आप विवर्तन में बताओगे इसमें केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता ज्यादा होती है और क्रम के साथ में धीरे धीरे तीव्रता क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो ये तीसरा डिफरेंस हो गया। तो जैसे जैसे आप पढ़ते चले जा रहे हैं आप उसको एक्सप्लेन करते चले जा रहे हैं, तो कहीं कोई चीज ऐसी नहीं आ रही है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई ये हमारी पढ़ी हुई नहीं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए और एक आध डिफरेंस हम देना चाहते हैं, तो एक आध डिफरेंस देने के लिए आप उसकी फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूले को भी आप शो कर सकते हो कि भाई उसके लिए जो फॉर्मूला आपका यूज होता है वो क्या है, डी लैम्डा अपॉन जी होता है। उसमें और फ्रिंजों की विड्थ निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं दिया गया है, केवल केंद्रीय, हालांकि निकाल सकते हैं हम, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन केंद्रीय फ्रिंज की जो विड्थ आती है वो औरों के कंपैरिजन में डबल विड्थ की आती है। यानी आप इस तरह से भी उसको बता सकते हो कि इसमें केंद्रीय फ्रिंज और फ्रिंजों के समान होती है व्यतिकरण में, जबकि उसमें जो केंद्रीय फ्रिंज होती है और फ्रिंजों से डबल विड्थ की है। तो इस तरह से आप विवर्तन और व्यतिकरण में 3 से 4 अंतर याद रख सकते हो और आप अपने उस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसमें एक टॉपिक और है, बहुत छोटे छोटे से, और 1 नंबर का क्वेश्चन उस पर अक्सर पूछ लिया जाता है और केवल फॉर्मूला बेस्ड, और वो क्या है? वो होता है रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट का। हालांकि वो विवर्तन में क्यों दिया है, क्योंकि वास्तव में उसको सही तरीके से विवर्तन में ही समझा जाता है, जबकि टॉपिक को संबंधित है किससे? दूरदर्शी से और सूक्ष्मदर्शी से। और टॉपिक है आपका दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट। 2 शब्द हैं, रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट, और उसको कहते हैं विभेदन। तो विभेदन क्षमता और दूसरा है विभेदन सीमा। लिमिट का मतलब सीमा। ये 2 शब्द हैं। पहली बात तो मैं आपको क्लियर करके बता दूं, क्योंकि बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है, वो कभी कभी पूछा जाता है विभेदन क्षमता और वो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला लगा देता है, क्योंकि उसने दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी, चाहे वो कंपाउंड वाली रही हो यानी या फिर वो सरल सूक्ष्मदर्शी रही हो, उसने उसके लिए आवर्धन क्षमता को बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ा होता है। तो शब्द आता है विभेदन क्षमता और वो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला लगा के चला आता है, तो ये गलती होने का चांस रहता है, इसलिए आप लोग पहले से सावधान रहें। भाई विभेदन क्षमता पूछी जा रही है, इसका मतलब हमें विभेदन क्षमता को बताना है। और दूसरा शब्द है विभेदन सीमा। विभेदन क्षमता को और सीमा को एक साथ ही समझा जाता है। देखिए विभेदन क्षमता का मतलब ये होता है, जैसे कोई 2 वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुएं बहुत पास पास रखी हुई हैं और इतनी पास रखी हुई है कि हमारी आंखें उनको अलग अलग नहीं देख पा रही हैं। बात समझ रही? तो हमारी आंखें, नॉर्मल आंखें उनको नहीं देख पा रही हैं अलग अलग करके, तो क्या करते हैं हम उनको किसी उपकरण की सहायता से देखते हैं। मान लीजिए अगर पास की हैं तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख रहे हैं, और बहुत दूर की हैं तो दूरदर्शी की सहायता से देख रहे हैं। तो वो जो पास पास वस्तुएं रखी हैं जिनको हम अलग अलग करके नॉर्मली नहीं देख पा रहे हैं,
अगर कोई उपकरण उनके प्रतिबिंब बना करके अलग अलग दिखा दे, यानी किसी भी उपकरण, किसी भी एपरेटस की ऐसी क्षमता जो पास पास रखी हुई वस्तुओं के प्रतिबिंब अलग अलग कर दे, जब प्रतिबिंब बना दे और अलग अलग बन जाएंगे तब तो दिख जाएंगी ना हमें, तो उस क्षमता को ही कहते हैं विभेदन क्षमता। रिजॉल्व कर दिया, उसको अलग अलग कर दिया। अब आती है विभेदन सीमा, रिजॉल्विंग लिमिट। लिमिट का मतलब ये, अब ऐसा थोड़ी होता है भाई, जैसे मान लीजिए ऐसे करके दिख रही थी वस्तु में, हमें तो आग से लग रहा है कि दोनों ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन एपरेटस ने क्या किया, इन दोनों के अलग अलग प्रतिबिंब बना दिए। इसका मतलब उस वो जो क्षमता है उस एपरेटस की, वो उसकी क्या है, विभेदन क्षमता है। अब बात आ रही है कि ये ऐसे रखी थी, फिर आपने उसको और चढ़ा के लगा दिया, तो कभी ना कभी तो ऐसे आएगा कि वो अलग अलग प्रतिबिंब नहीं बना पाएगा। फिर आपने बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके कर दिया, तो जरूरी नहीं है कि उपकरण उनके प्रतिबिंब हमेशा अलग अलग बनाए थे, उसकी भी तो एक सीमा होगी। यानी वस्तुएं कितनी आपस में कितनी दूरी पर रखी हुई हैं, उनके बीच का कितना गैप है कि वहां तक रखी हुई वस्तुओं को उपकरण क्या कर देता है, अलग अलग कर देता है। तो उस न्यूनतम दूरी को कहते हैं विभेदन सीमा। एक चीज सोचिए थोड़ा सा, कि जितनी ज्यादा क्लोज रखी होंगी उनको अलग अलग करने के लिए ही, जितनी ज्यादा क्लोज होंगी उनको अलग अलग करने के लिए उतनी ज्यादा क्षमता का वो चाहिए उपकरण। जितने ज्यादा पास पास होंगी, अलग अलग करना चाहते हो उसके प्रतिबिंबों को, उतना ही ज्यादा क्या चाहिए, रिजॉल्विंग पावर चाहिए। इसका मतलब रिजॉल्विंग पावर एंड रिजॉल्विंग लिमिट आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। इसका मतलब अगर एक चीज पता है तो दूसरी चीज अपने आप पता चलती है। यानी आप विभेदन क्षमता निकालना चाहते हो, या विभेदन क्षमता की बात कर रहे हैं, तो विभेदन क्षमता बराबर हो गया 1 विभेदन सीमा। एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गई है। एक का फॉर्मूला याद कर लो, दूसरे का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, केवल उल्टा कर देना उसको। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि जितनी क्लोज होगी, जितने उनके बीच की दूरी, भाई उस दूरी को ही तो विभेदन सीमा कह रहे हो, कहां तक की ऐसी है कि उनको अलग अलग कर पाओ। तो जितना ज्यादा क्लोज होंगी, ज्यादा पावर का एपरेटस चाहिएगा। तो विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है। दूसरी बात, एक बार परिभाषा को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किसी भी उपकरण के द्वारा पास पास रखी हुई वस्तुओं के प्रतिबिंब अलग अलग करके देखे जा सके, वो उसकी जो क्षमता है उसी को कह रहे हैं विभेदन क्षमता। और जितनी जितने न्यूनतम दूरी पर वो रखी है और फिर भी हम अलग अलग करके देख पा रहे हैं, उस न्यूनतम दूरी को कह रहे हैं विभेदन सीमा। और वो दूरी सिंपल डिस्टेंस के टर्म में होकर के एंगल के फॉर्मेट में भी हो सकती है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा तो एक दूसरे के क्या हो गए, रेसिप्रोकल हो गए। अब हमें फॉर्मूला समझनी है। देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो क्या है, और वो ज्यादातर पूछा जाता है दूरदर्शी का। दूरदर्शी की विभेदन सीमा, ये फॉर्मूला आपको रट के रखना है, केवल एक लाइन का फॉर्मूला याद रखना है। दूरदर्शी की विभेदन सीमा, विभेदन सीमा को आप मान लीजिए किसी से भी डिनोट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनोट मत करो, विभेदन सीमा ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आप उसको डी थीटा कह रहे हो, तो डी थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी, ये होता है इसका विभेदन सीमा का फॉर्मूला। ध्यान देना, सीमा के फॉर्मूले में 1.22 लैम्डा ऊपर है, 1.22 ऊपर है, क्योंकि कंफ्यूजन तो इसी का होना है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, जब पढ़ के चले जाओगे तब प्रॉब्लम होगी। जब आप एक साथ पढ़ करके जाओगे पूरी किताब को तब प्रॉब्लम होती है, तब कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। अब क्षमता की बात करोगे, विभेदन क्षमता, तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कितनी हो जाएगी, विभेदन क्षमता, तो विभेदन क्षमता कितनी हो जाएगी इसका, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर दो, d अपॉन 1.22 लैम्डा। अब पता है बच्चे को क्या कंफ्यूजन होता है, अब वो जब चला जाता है दिमाग से निकल गया कि यार सीमा में ऊपर था या क्षमता में ऊपर था 1.22 लैम्डा, अब बस यही कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक को याद रखो बस कि विभेदन सीमा का ये फॉर्मूला है 1.22 लैम्डा अपॉन टी। अब बात आती है कि भाई लैम्डा क्या है यहाँ पे, तो लैम्डा है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। लैम्डा क्या है, प्रकाश की, भाई जो भी प्रकाश वहां यूज कर रहे हैं वो बताएगा आपको, एक वर्णी प्रकाश है जैसा भी है वो उसकी तरंगदैर्घ्य बताएगा आपको। डी क्या है, डी है क्या है, ये दूरदर्शी, और दूरदर्शी कोई भी हो उसमें दो लेंस हुआ करते थे,
एक लेंस को कहते थे ऑब्जेक्टिव अवदृश्यक लेंस और एक को आईपीस। तो ये जो कैपिटल डी है ना, ये उस अवदृश्यक का, उसको अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव कहते थे, यानी जिधर वस्तु रखी जाती है उधर वाला लेंस। तो उस अवदृश्यक लेंस का डायामीटर है ये। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो दोनों चीजें क्लियर। और हमें दूरदर्शी की विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता दोनों के फॉर्मूले याद हो गए, 1.22 लैम्डा अपॉन डी। अब बात आती है सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आपको ऐसा सिंपल वाले की क्षमता इतनी नहीं होती है वो ऐसा कर पाए, वो पास में बहुत क्लोज रखी हुई वस्तुओं के अलग अलग प्रतिबिंब बना पाए। सिंपल सूक्ष्मदर्शी में ये क्षमता नहीं है। तो कौन सी सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहे हैं फिर हम? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहे हैं। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है? अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए हम पहले क्या आप समझे? विभेदन सीमा और फिर विभेदन क्षमता। विभेदन सीमा होती है इसकी 1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। ध्यान देना, 1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। अब डिफरेंस ज्यादा नहीं है। अब थोड़ा सा ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई थीटा क्या चीज है, उसको अभी समझाएंगे। लेकिन ये कब है? ये तब है जब वस्तु, ध्यान देना एक बात यहां क्योंकि इसकी जरूरत पड़ जाती है, जब वस्तु और दूरदर्शी के बीच में हवा हो, एयर हो, कोई दूसरा माध्यम ना हो, तो ये फॉर्मूला होता है। और क्षमता का क्या हो जाएगा फिर? क्षमता का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। लेकिन ये तब है जब वस्तु के और लेंस के, कौन सा लेंस? ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि वस्तु तो ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने रखी जाती है, अवदृश्यक के सामने रखी जाती है ना। तो वस्तु और उस लेंस के बीच का जो माध्यम है वो एयर हो, लेकिन अगर वहां कोई मीडियम है, मान लीजिए उसमें कोई मीडियम है, कैसा पानी भरा हुआ है उसका, या ग्लिसरीन भरी हुई है, या और कोई मीडियम है, तो फिर ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। उस केस में इस वाले फॉर्मूले को लिखते हैं फिर 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा, यानी म्यू और आ जाता है। और म्यू उस पदार्थ का अपवर्तनांक है, उस माध्यम का अपवर्तनांक है। और फिर इस केस में क्षमता कितनी आ जाएगी? क्षमता 2 म्यू साइन थीटा अपॉन 1.22 लैम्डा हो जाएगी। अब यहां पे आता है कि लैम्डा क्या चीज है भाई? लैम्डा सिंपल है, वही प्रकाश की तरंग है। अब दूसरी चीज रह गई कि थीटा क्या चीज है? म्यू तो समझ गए आप क्या है, थीटा क्या चीज है? थीटा ये है, जैसे मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है ये वाला, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और यहां रखिए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्टिव लेंस पर जो एंगल बनाएगी उसका हाफ एंगल है ये जो एंगल बनता है इसको कहते हो आप थीटा। भाई किरणें ऐसे जाएंगी और ये ऐसे करके दिखा देंगे ऐसे। तो इस लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस कह रहे हो और इसको ऑब्जेक्ट कह रहे हो। यहां पे वस्तु रखी है और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। अगर इस लेंस के और इस ऑब्जेक्ट के बीच में कोई माध्यम है तो आपको फॉर्मूले में म्यू लगा देना है, और अगर माध्यम नहीं है तो म्यू नहीं लगेगा, सिंपल 2 साइन थीटा रहेगा। सही है? तो इस तरह से आप इसको समझ गए। और एक चीज और ध्यान रखना, यहां म्यू साइन थीटा को बोल देते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर, NA, न्यूमेरिकल अपर्चर इसको बोल देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल अपर्चर के नाम से दे रखा होता है तो पूरा म्यू साइन थीटा की वैल्यू दे देता है, वो अलग अलग नहीं देता। वैसे देखिए ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता, इस पे सीधे सीधे बस फॉर्मूला पूछा जाता है कि दूरदर्शी की आवर्धन विभेदन क्षमता का सूत्र क्या है, विभेदन सीमा का सूत्र क्या है, और सूक्ष्मदर्शी का, और ज्यादातर इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा दूरदर्शी वाला। तो इसलिए आप इसको अच्छी तरह से याद करके रखें। क्लियर? और इसी के साथ आपका विवर्तन वाला टॉपिक कंप्लीट।